एक याच से पानी में तैरने के लिए कूदने के बाद दोस्तों के ग्रुप को ये रियलाइज होता है कि उन्होंने याच में वापस जाने के लिए कोई भी सीढ़ी नीचे की तरफ नहीं लगाई है और अब वो पानी में फंस चुके हैं। क्या वो सरवाइव करके वापस ऊपर चढ़ पाएंगे या नहीं, यही आज हम इस स्टोरी में देखेंगे। कहानी हमें 4 बेस्ट फ्रेंड्स के एक ग्रुप से इंट्रोड्यूस करवाती है। एमी, उसका बॉयफ्रेंड डैन, जैक और लॉरेन। वो साथ में घूमते हैं, मजे करते हैं और अपने एडवेंचर्स को कैमरा में शूट करते हैं। डैन, जिसे देख के ही पता चल रहा है कि वो नशे में है, अपना कैमरा उठाता है और उसे अपने साथ गोल गोल घुमाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसका संतुलन बिगड़ता है और वो चट्टान से नीचे गिर जाता है। उसे छोटी मोटी चोटें आती है और उन चोटों के साथ वो अपने घबराए हुए दोस्तों के पास लौट जाता है। 5 साल बीत जाते हैं। एमी अपने पति जेम्स और उनकी छोटी बेटी सारा के साथ मैक्सिको शहर जाती है, जहां वो डैन की नई याच पे जैक का जन्मदिन मनाने वाले हैं। रास्ते में जैक और लॉरेन मोटरसाइकिल में उन्हें ओवरटेक करते हुए आगे निकल जाते हैं। सब साथी याच क्लब पर पहुंचते हैं, जहां पर याच खड़ी है। एमी अपने दोस्तों में इकलौती ऐसी है जो एक लाइफ जैकेट पहनती है और याच के पास जाने से पहले थोड़ा समय लेती है, क्योंकि नाव में साथ घूमते वक्त एमी के पिता डूब गए थे, जिसकी वजह से एमी को हाइड्रोफोबिया यानी पानी से डर लगता है। अपने पति के सहयोग से एमी अपने डर से बाहर निकलती है और डेक पर चढ़ जाती है। सारे दोस्त नाव में इधर उधर देखते हैं और डैन को अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड मिशेल की बाहों में पाते हैं। ग्रुप नाव के झंडे लहराता है और यात्रा पर निकल पड़ता है। जैक और लॉरेन डैन से सवाल करते हैं कि कैसे उसने ऐसी शानदार बोट खरीदने के लिए कमाई की, लेकिन डैन जोर से ठहाका लगाकर हंसता है और जवाब देने से बचता है। एमी और जेम्स अपनी बेटी को बेड पे सुलाते हैं और उसके केबिन में एक वॉकी टॉकी छोड़ देते हैं, ताकि जब वो उठे तो उन्हें सुनाई दे। पार्टी पूरे जोरों शोरों से चलती है। सारे दोस्त पी रहे हैं, नाच रहे हैं और मजे कर रहे हैं। धूप सेक रहे साथियों को मिशेल अपने साथ तैरने के लिए बुलाती है। वो खुशी खुशी मान जाते हैं और पानी में गोता लगाते हैं। एमी डैन के साथ बोट पे ही रहती है और वो दोनों केबिन में बेबी सारा को चेक करने के लिए जाते हैं। डैन अपनी एक्स लवर के सामने ये कबूल करता है कि वो भी बच्चे चाहता है और पास्ट में किए अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगता है। एमी अपने पति के साथ खुश है, तो वो इस ऑकवर्ड बातचीत को टाल देती है और डैन को डेक पर लौटने का सुझाव देती है। पानी में सारे दोस्त खूब मजे कर रहे हैं। जैक पानी के तले से एक सी शेल लाता है और उसे लॉरेन को देता है। मिशेल जेम्स के साथ फ्लर्ट करती है। एमी डैन के साथ डेक पर आती है और उसे बताती है कि उसे हाइड्रोफोबिया से नफरत है और इस बात से डरती है कि ये साड़ा पे भी आएगा। उसे पैम्पर करने के बहाने से डैन एमी को अपनी गोद में पकड़ लेता है और उसकी पागलों वाली चीख पुकार को अनसुना करते हुए उसके साथ पानी में कूद जाता है। एमी पैनिक करने लगती है और उसकी आंखों में उसके पिता की मौत वाले दिन की झलक आने लग जाती है। सारे दोस्त मिलकर उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं, पर उनकी आवाजें एमी को कहीं दूर से आती सुनाई पड़ती है। अचानक ही सबको रियलाइज होता है कि डैन ने पानी में कूदने से पहले ऊपर चढ़ने की सीढ़ी नहीं लटकाई थी। सिर्फ नन्ही सारा ही बोट पर बची है और उन सबके चारों तरफ अपार समुद्र है। जेम्स अपनी पत्नी को आराम देने के लिए उसे लोरी गुनगुना के सुनाता है। ग्रुप के बाकी सभी लोग उस बोट में पानी में लात मारते हुए वापस चढ़ने का प्रयास करते हैं। उनकी कोशिशें नाकाम हो जाती है क्योंकि उस बोट की साइड्स बहुत ऊंची है। मिशेल पैनिक करना शुरू करती है। थकान और ठंड से हार कर वो एक गुब्बारे वाले डॉल्फिन से डेस्परेट होकर चिपक जाती है। डैन उससे डॉल्फिन उधार मांग लेता है ताकि वो उससे बोट पर चढ़ सके। ये प्रयास भी फेल हो जाते हैं क्योंकि वो डॉल्फिन टॉय बहुत ही फिसल रहा होता है और जल्द ही डैन के वजन से उसकी सारी हवा निकल जाती है। वो लोग देखते हैं कि जहाज के स्टर्न पर एक झंडा फहरा रहा होता है और डैन उस झंडे को पकड़ने की कोशिश करता है। वो अपनी तीसरी कोशिश में उसे पकड़ लेता है, पर वो झंडा काफी अस्थिर है और उसे उठा नहीं पाता। एमी अपने होश में वापस आ जाती है और सब लोग सांस लेके सोचने लगते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। तभी मिशेल भ्रम में आ जाती है और उसे लगता है कि एक शार्क उनके नीचे तैर रही है। डैन पानी के अंदर गोता लगाता है, पर उसे कोई शार्क नहीं नजर आती। इसके बावजूद उन सबको रियलाइज होता है कि उनके शिकारी कभी भी वहां आ सकते हैं। सभी मिलकर इस सिचुएशन के लिए डैन को ब्लेम करने लगते हैं। उसे रियलाइज होता है कि उसने गड़बड़ कर दी है, पर उसे इस सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आता है। एमी रुआंसी होकर कहती है कि जल्द ही रास्ता निकालना होगा क्योंकि ऊपर सारा अकेली है। मिशेल का दिमाग स्थिर नहीं रहता है। थकान के कारण वो डूबने लगती है और एमी से लाइफ जैकेट छीनने की कोशिश करती है। वो उसे एमी से दूर हटाते हैं।
लॉरेन उसे शांत करने के लिए अपनी पीठ पर उठाती है और जोर से एक प्रार्थना पढ़ती है। ये लोग चिलचिलाती धूप में थोड़ा और वक्त बिताते हैं। उनकी एनर्जी खत्म होती है और उन्हें प्यास लगी होती है। अचानक ही उन्हें बोट के पास कहीं से एक सेलफोन की घंटी सुनाई देती है। ये आवाज जैक की लटकती हुई जैकेट से आ रही होती है। जैक किसी तरह नीचे जैकेट गिराता है और सेलफोन उठाता है, पर फोन भीग रहा होता है और गीला होने के कारण उससे कुछ भी जवाब नहीं दिया जाता। उनके पास कुछ भी करने का बिल्कुल समय नहीं है। परेशान होकर मिशेल उनसे फोन छीनती है और इससे फोन पानी में गिर जाता है, जिससे उनके पास रिकनेक्ट करने का मौका हाथ से निकल जाता है। डैन एक नया सुझाव देता है। वो कहता है कि सारे कपड़े उतार कर एक रस्सी बनाकर बोट में फेंकते हैं। इस समय उन लोगों को पास से तेज रफ्तार में एक बोट गुजरती हुई दिखाई देती है। सारे दोस्त डेस्परेट होकर उस बोट के पैसेंजर्स को सिग्नल देने की कोशिश करते हैं, पर लोगों को उनकी समस्या समझ में नहीं आती और वो रिस्पॉन्स में अपना हाथ हिलाकर वहां से निकल जाते हैं। अब उन्हें डैन के प्लान के मुताबिक काम करना पड़ेगा। डैन के जेब में मिले चाकू की मदद से वो सब मिलकर कपड़ों को टुकड़ों में काटते हैं और उससे एक रस्सी बुनते हैं। जेम्स डैन से पूछता है कि क्या वो लोग नीचे से भी बोट पर चढ़ सकते हैं, पर डैन कहता है कि उसे नहीं मालूम। तो वो अपने दोस्त से चाकू लेकर पानी के अंदर गोता लगाता है और पता करने निकलता है। तब तक ग्रुप किसी तरह से रस्सी को भी बोट पर फेंकता है और जैक उसे ऊपर चढ़ने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। ये प्रयास भी विफल होता है क्योंकि रस्सी टूट जाती है और जैक वापस पानी में गिर जाता है। जेम्स के हाथ भी निराशा हाथ लगती है। दूसरे गोते के दौरान गलती से उससे चाकू खो जाता है और डूबते हुए चाकू को बचाने के लिए वो बहुत गहरा तैरता है, जिसकी वजह से ऊपर आते समय बोट के तले से उसे लग जाती है। जेम्स बाहर आता है और लॉरेन उसे देखती है। उसके कानों से खून टपक रहा होता है, जिससे ये पता चलता है कि उसके सर में चोट आ गई है और उसे जल्द ही एक डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। जैक इससे अपना आपा खो देता है और वो बचाव के लिए सबसे खतरनाक तरीका अपनाने का डिसीजन लेता है। वो जेम्स से चाकू लेता है और बोट के साइड पर उसे घोंपना शुरू कर देता है ताकि इससे उस बोट को नुकसान पहुंच जाए। इस छीना झपटी में डैन गलती से जैक के पेट में चाकू घोंप देता है। सिचुएशन पूरी तरह हाथों से निकल जाती है। रेडियो से सारा के रोने की आवाजें आ रही है, जो कि अपने माता पिता को आसपास ना देखकर अब उठ चुकी है। उस गहरे घाव और बिना किसी मेडिकल फैसिलिटी के जैक धीरे धीरे दर्द से तड़प कर मर जाता है। मिशेल ग्रुप से अलग हो जाती है और थकान से अपनी ताकत खोकर नीचे चली जाती है। डैन उसे बचाने की कोशिश करता है, पर उसे रियलाइज होता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। कराहते हुए और हाफते हुए जैक एक जोक मारने की कोशिश करता है। वो उनकी 5 साल पुरानी ट्रिप को याद करता है और इच्छा रखता है कि काश इस बार भी डैन एक कैमरा लाया होता। उसकी आखिरी मेमोरी लॉरेन की है। वो याद करता है कि वो आखिरी बार जब उन्होंने एक दूसरे को देखा था तब कितनी खूबसूरत लग रही थी। इन शब्दों के बाद जैक शांत हो जाता है और उसकी बॉडी लॉरेन की बाहों में स्थिर हो जाती है। लॉरेन जोर जोर से रोने लगती है। इस समय जेम्स आग बबूला हो रहा होता है। वो डैन पे भड़कता है और उस पे अपनी बोट की अपने दोस्तों की जान से ज्यादा परवाह करने का इल्जाम लगाता है। एमी अपने पति को शांत करने की कोशिश करती है, पर वो इस बात से और भड़क जाता है कि उसकी पत्नी अपने पुराने आशिक की वकालत कर रही है। जेम्स के इस अचानक के बर्ताव से उसे उल्टियां शुरू हो जाती है। डैन अपने दोस्तों के सामने ये कबूल करता है कि उसने उनसे उस याच पर अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में झूठ बोला था। ये मालूम पड़ता है कि डैन ने वो याच अपने बॉस से उधार लिया था, जिसके लिए वो एक नौकर की तरह काम करता है। उसने उस याच के ओनर की तरह बर्ताव मिशेल जैसी खूबसूरत लड़कियों को रिझाने के लिए किया था। वो अपने पुराने दोस्तों के सामने अपनी आलीशान जिंदगी की डींगे हाँकता था ताकि उनको कभी पता ना चले कि अपनी लाइफ में उसने कुछ भी हासिल नहीं किया है। इसीलिए वो नहीं चाहता था कि चाकू के निशान उसकी याच पर पड़े। और अब उसका बेस्ट फ्रेंड मर चुका है। इस रियलाइजेशन से कि उसने क्या कर दिया है, डैन रोने लगता है। लॉरेन कबूल करती है कि वो जैक से प्यार करती थी, पर कभी उसे बताने का मौका नहीं मिला। एमी अपनी दोस्त से उसकी डेड बॉडी को छोड़ने के लिए कहती है। उस खुले समुद्र में थोड़े और घंटे बीतते हैं। एग्जॉस्ट होकर वो सब पानी में अपना बैलेंस बनाते हुए अपनी जिंदगी के लम्हों को याद करते हैं। जेम्स की कंडीशन और खराब होने लगती है और वो बड़बड़ाने लगता है। लॉरेन से ये सब बर्दाश्त नहीं होता, अपने दोस्तों को अलविदा बोलती है और तैरना शुरू करती है, इस उम्मीद में कि वो किनारे पर पहुंच जाएगी और मदद मांगेगी। छोटी सारा रोना चालू रखती है। एमी रेडियो पे उसे बात करने के लिए चिल्लाने की कोशिश करती है, पर बेबी शांत नहीं होती है। उसे जैक का नीचे जाकर पता लगाने का आइडिया याद आता है और वो पानी में कूदने ही वाली होती है कि डैन उसे रोकता है और खुद पानी के अंदर जाता है ताकि वो अपनी गलतियों का कुछ हिस्सा सुधार सके। अंधेरा हो रहा होता है। एमी जेम्स के साथ पानी में अकेली छूटी है। वो बीच बीच में बेहोश हो रहा होता है और अपनी प्रेमिका को बताता है कि वो थक चुका है और उसके सर में दर्द हो रहा है। बारिश शुरू होती है और जेम्स शांत होकर मर जाता है। एमी चिल्लाती है। वो अपने प्यार को खोने का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाती है।
डैन उसकी रोने की आवाजें सुनता है, पर वो उस चाकू की खोज में नीचे गोता लगाता रहता है जिससे उनकी जान बच जाए। रात हो जाती है। आखिरकार अपने पति की मौत को एक्सेप्ट करके एमी उसकी बॉडी छोड़ देती है। उसे गुड बाय कहते हुए वो उसे वही लोरी सुनाती है जिसे वो अपनी दोनों बेटियों को रात में सुलाने से पहले साथ में सुनाया करते थे। डैन पानी से बाहर आता है और दर्द से चिल्लाता है। उसकी बांह अकड़ गई होती है और एमी अपना वेस्ट उसे बोट तक तैरने में मदद करने के लिए देती है। उतनी देर में तूफान तेज हो जाता है और ऐसी परिस्थिति में सरवाइव करने के चांसेस बहुत ही कम है। डैन हेल्पलेस सा फील करता हुआ अपने चश्मे को जोर से बोट की पट्टी पे मारता है। वो गॉगल्स टूट जाते हैं और उसके हाथ में सिर्फ शीशा बचता है, जिससे उसके हाथ में चोट लग जाती है। तभी उसे शीशे से खुद को बचाने का आइडिया आता है। डैन उस शीशे को उस जहाज के बोर्ड के गैप पे फंसाता है और उसे अपने हाथ से पकड़ता है। वो एमी को बुलाता है जो डैन के हाथ को चढ़ने वाले पत्थर की तरह यूज करके ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। वो बोट पकड़ने की कोशिश करती है, पर भारी बारिश की वजह से उसका हाथ छूट जाता है और वो पानी में गिरती है। डैन उसे हार ना मानने को कहता है और दोबारा कोशिश करने के लिए कहता है। वो उसके कंधों पे चढ़ के दोबारा चढ़ने की कोशिश करती है। डैन उस कांच के शार्प टुकड़े को हाथ में पकड़े रहने की कोशिश करता है। एमी के हाथ फिर से छूट जाते हैं और वो गिर जाती है। अपनी बची खुची ताकत इकट्ठा करके वो दोबारा कोशिश करती है और फाइनली डेक पर चढ़ जाती है। इमोशनल होकर डैन हंसता है और खूब जोर से खुश होकर चिल्लाता है। एमी सीढ़ियां नीचे गिराती है और तुरंत केबिन में अपनी रोती हुई बेटी के पास दौड़ती है। डैन ऊपर चढ़ता है पर रुक जाता है। वो चॉइस से जूझने लगता है, या तो अपनी दोस्त के पीछे जाकर खुद को बचाए या उसकी गलती की वजह से जो उसके दोस्तों के साथ हुआ उसकी सजा भुगते। सारा को अपनी गोद में लेते हुए एमी उस छोटी बच्ची को चुप कराती है और उसके बगल में लेट जाती है। वो खुश है कि ये भयावह सपना जो उन्होंने झेला वो अब खत्म हो चुका है। कुछ समय बाद उसे रियलाइज होता है कि डैन ऊपर अभी तक नहीं आया है। वो बाहर डेक पर जाती है और पानी में अकेले लाइफ जैकेट को तैरता हुआ पाती है। दूर पर एमी को डैन की मोशनलेस छाया दिखाई देती है। वो बेकार में डैन को पुकारने लगती है और लाइफ जैकेट को उसकी तरफ फेंकती है। उसे रियलाइज होता है कि उसके गिल्ट के कारण डैन ने खुद को डुबाने का डिसीजन लिया। एमी को वही सब याद आता है जब उसके पिता उसकी आंखों के सामने डूब गए थे जब वो एक बच्ची थी। ऐसी दूसरी ट्रेजेडी को होने से रोकने के लिए एमी अपने फोबिया से बाहर आती है और डैन के पीछे तैरती है। वो नीचे जा रहा होता है पर एमी उसे उठाने की कोशिश करती है। जो अभी हो रहा होता है उसके साथ साथ एमी की आंखों में अपना पास्ट भी घूम रहा होता है। उस समय भी एमी अपने पिता को बचाने की कोशिश ही कर रही थी। अब सुबह हो गई है। एक फिशिंग बोट याच के करीब पहुंचती है। मछुआरे उस खाली बोट के चारों तरफ तैरते हैं और पैसेंजर्स को चिल्ला के बुलाने की कोशिश करते हैं। उन्हें कोई भी जवाब सुनाई नहीं देता, जिसके बाद वो बोट चली जाती है। सारा केबिन में उठ के रोने लगती है। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि एमी डेक पर खड़ी होकर दूर कहीं देख रही होती है। डैन, जिसे उसने बचा लिया था, उसके पैरों के पास बेहोश पड़ा होता है। वो फिशिंग बोट दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही है, सिर्फ दूर कहीं से उसके इंजन की आवाजें सुनाई दे रही है। पर अब वो बच गई है और घर लौट सकती है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसा कंटेंट हम आप तक लाते रहें।